Hello everyone. I CM Amit Kumar Arora welcome you all in the financial accounting classes. In this video, we are going to discuss about various accounting concepts and conventions. As per the feedback received from you, now today onwards, we will use mixed language, English and Hindi. So it is the most important topic. This is the fundamental on which the accounts are based. So आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स दीज आर द बेसिक एजम्पशंस जो हमें समझना है एंड दीज आर द कन्वेंशन जिसके बिना हम अकाउंट्स आगे नहीं सीख पाएंगे. So starting with accounting concepts are the basic assumptions on which the accounts are depends, and these cannot be changed as per the requirement. First assumption is the business entity concept. Business entity concept says that business and businessman are two separate person. Means business और businessman दो अलग अलग व्यक्ति हैं. For example, Ram has started Raman company. So Ram is a natural person and Ram and company is the artificial person. दोनों को ही पर्सन माना गया है. राम नेचुरल पर्सन है और राम एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन अंडर एनी लॉ अंडर एनी एक्ट किया गया है. राम एंड कंपनी दोनों पर्सन इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से जो एक्टिविटी राम कर सकता है वो सारी एक्टिविटी राम एंड कंपनी भी कर सकती है. लाइक राम एंड कंपनी अपने बिहाफ पर परचेज करती है औरों से, राम एंड कंपनी अपने बिहाफ पर सेल करती है, लोगों को केस कर सकती है दूसरी कंपनी पे, दूसरी कंपनी राम एंड कंपनी पर केस कर सकती है. तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं एक पर्सन की तरह वर्क करते हैं. Now Ram has invested money into the Ram and company as they are both different person. So this is the liability of the Ram and company to pay back whatever the money has been invested by the Ram. तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कहते हैं कैपिटल जो कि ओनर ने बिजनेस में लगाई है दैट इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, अदरवाइज इट शुड बी द असेट्स. मींस राम ने जामन कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये दोनों सेपरेट पर्सन है, इस वजह से राम एंड कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी है कि राम ने जो भी पैसा उसको दिया है वो उसको वापस पे करे. तो दिस कॉन्सेप्ट से दैट देयर इज नो मेजर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन. बिजनेसमैन इज जस्ट लाइक अ क्रेडिटर. एज क्रेडिटर हमें उधार सामान बेचते हैं, इसी तरह है ओनर ने भी राम ने भी रामन कंपनी को उधार पैसा दिया है जो उसकी कैपिटल के रूप में माना गया है. So this concept says there is no major relationship between business and businessman. All the entries will be recorded from business point of view, not from businessman point of view. That means जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी वो बिजनेसमैन के लिए नहीं की जाएंगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएंगी. दिस इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिस चीजों को हम मनी में मेजर कर सकते हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली. जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी हमने देखा था इट इंक्लूड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहां मनी इन्वॉल्व है. अगर मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन हम इनमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते. सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से दैट ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड. All other transactions, whether they are important or not, that note will not be recorded in the books of account. For example, किसी भी बिजनेस की सफलता उसके एम्प्लॉइज पे डिपेंड करती है कि हाउ मच हिज एम्प्लॉइज आर loyal to the organization, how much they are hard working, how much they are efficient, how much they are concerned to the organization. But these are the qualitative terms, so that will not be recorded in the books of accounts. Next, moving to the going concern concept. Going concern concept says that business जो है हमारा that life is infinite. That means business will going on and going on. There will be no closing date of the business. Going concern concept लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को लेकर चलता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कभी ये सोच के नहीं करता है कि हम इस बिजनेस को 2 साल बाद 3 साल बाद बंद कर देंगे. हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा इवन द ओनर ऑफ द बिजनेस डाइड बिकॉज द रियल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड द मनी इनटू द शेयर.
तो अगर राम एंड कंपनी के ओनर राम की अगर डेथ भी हो जाती है तो राम एंड कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो इस केस में जो है राम एंड कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट इज cost concept. Cost concept says that all the assets will be recorded in the books at their cost price, at their purchase price. That means जितने भी हमारी assets हैं उनको उनके परचेज प्राइस पे, जितने की वो खरीदी गई हैं उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसके आज की मार्केट प्राइस पे। सपोज वी हैव परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 10 lakh rupees. At the end of the financial year, it will be recorded in the books as 10 lakh. Though its market value can be 8 lakh or 12 lakh, that does not matter. So we can say that जितने का हमने खरीदा है, that cost price will be recorded in the books of account. And if there is any assets without any investment of funds or without incurring the cost, that will not be recorded in the books of account. जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो क्योंकि हमने अगर हम परचेज गुडविल करते हैं, गुडविल परचेज करते हैं, तो वी हैव टू पे मनी, तो हमारे लिए कॉस्ट आता है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाइल सेल्फ मेड गुडविल के लिए हम कोई पे नहीं कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। Next important concept is dual aspect concept. Dual aspect concept says that every transaction has two sides, डेबिट एंड क्रेडिट। दैट मीन्स अगर कुछ आया है तो कुछ जाएगा भी, चाहे वो आज की डेट में जाए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल वी परचेज मशीन, हमने मशीन खरीदा तो वी हैव टू पे कैश, आज भी दे सकते हैं या आफ्टर सम टाइम। क्रेडिट हमने लिया 1 मंथ का, 2 मंथ का, 50 डेज का, तो आफ्टर दैट वी हैव टू पे। दैट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, डेबिट एंड credit. This concept has given the accounting equation, which will be the next chapter we will discuss. In accounting equation, the formula is assets are always equals to liabilities plus capital. Next is revenue recognition concept. ये concept हमें बताता है कि when we have to consider that we have earned the revenue, हमने पैसा कमा लिया है, कब हम मान सकते हैं, जिस दिन हमने सेल करी है या उस दिन जिस दिन हमें पैसा मिला है। ये दोनों ही केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि हमने एडवांस पैसा ले लिया हो, तो वो हमने अभी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करी, क्योंकि हमने अपना काम नहीं करा। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन दैट डेट ऑन विच द obligation of payment has been transferred. That means when we have completed the task given to us. For example, मुझे एक ऑर्डर मिला 1000 बेंचेस सप्लाई करने का, मैंने 1000 बेंचेस बनवा लिए और उसको जिस दिन मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया टू द अदर पार्टी, नाउ दिस इज द ऑब्लिगेशन, अब उनका दायित्व है कि वो मुझे पे करें। तो उस डेट को चाहे मुझे पैसा मिला है या नहीं मिला, ऑन दैट डेट आई विल रिकॉग्नाइज दैट revenue has been recognized. Next is matching concept. Matching concept says that जितने भी revenue हैं उससे रिलेटेड सारे expenses को हमें मैच करना है। That means all the expenses will be matched with their revenues. Sometimes what happens कि revenue तो हमें एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने सेल करा 20 लाख रुपीज का ऑन 30th मार्च, और उस सेल पे हमें कमीशन देना है 6 लाख रुपीज का, एंड दैट वी हैव टू पे ऑन 2 अप्रैल। सो व्हाट विल हैपन, 30 मार्च और 2 अप्रैल के बीच में हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम 30 अप्रैल को अपनी सेल दिखा रहे हैं कि हमने सेल करा है, और खर्चा हम अगर अगले साल में दिखाते हैं अप्रैल में, तो व्हाट विल हैपन, पहले वाले साल में जहां हमने अपना सेल दिखाया है उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और दूसरे ईयर्स में हम एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं तो उसके प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट से दैट जिस ईयर में आपने रेवेन्यू शो करा है उससे रिलेटेड ऑल द एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द सेम ईयर। ओके, नेक्स्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. So there are two concept of recording transaction, cash concept and accrual concept. कैश कॉन्सेप्ट में जिस दिन पैसा मिलता है उस दिन हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली वी फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट विच सेज दैट you should have some voucher, some proofs that can verify that transaction has taken places. इसके हिसाब से
हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबूत उसके प्रमाणक होने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Convention are the guidelines to prepare the financial statement. These can be changed as per the requirement, as per the situation. Now, first convention is convention of full disclosure. Full disclosure says that everything should be clearly disclosed. As the name is suggesting, full disclosure. सब कुछ हमें disclose करना है. There should be no hidden information in the financial statement. Everything should be crystal clear and that should be easily understandable to all. If there is any complicated thing, that we should give in the footnote. अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये चीजें हमें बतानी हैं तो हमें उसको footnote में explain करना चाहिए. Next most important convention is convention of consistency. Consistency means uniformity, homogeneity. That means condition of no change. This convention says that once we have adopted some methods or techniques in the accounting that we will follow every year, we will not change the methods we have adopted once. For example, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसीज मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एंड सो ऑन. अगर हमने WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया तो हर साल इस कन्वेंशन के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम उसी पे कंसिस्ट रहेंगे, उसी पे बने रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे. ये कन्वेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने मेथड्स में चेंज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल अफेक्ट आवर प्रॉफिट्स आल्सो, और हम उसको अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी टू मेक अकाउंट कंपेरेबल. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि ड्यू टू द चेंज इन द मेथड देयर विल बी चेंज इन द प्रॉफिट और वी विल कंसिडर कि हमारे प्रॉफिट बढ़े हैं या हमारे प्रॉफिट घट गए हैं, लेकिन इन रियलिटी दैट इज नोट देयर. हमारे प्रॉफिट बढ़े या घटे नहीं है, वो चेंज आया है हमारे मेथड पॉलिसी को चेंज करने के लिए. इसको मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाऊंगा. सपोज हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एक ग्रेडिंग रखा कि 60% मार्क्स से ऊपर जो आएगा वो फर्स्ट डिवीजन बच्चा पास आउट माना जाएगा. अब हमने मिस्टर एक्स के 58% आए इन द फर्स्ट सेमेस्टर तो वो सेकंड डिवीजन माना जाएगा. लेकिन हमने सेकंड सेमेस्टर में चेंज कर दिया, हमने कहा 55% से ऊपर जिस बच्चे के भी मार्क्स आएंगे उसको हम फर्स्ट डिवीजन कंसीडर करेंगे. तो अब उस बच्चे के इस बार 56% मार्क्स आए तो वो फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा. तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ लर्निंग का? नहीं, उसका जो पहले स्कोर था उससे भी कम हो गया, बट ड्यू टू द चेंज इन द मेथड हमें ये लग रहा है कि उसने इम्प्रूवमेंट किया है. तो ये क्या होगा, ये हमें गलत रिजल्ट देगा. इसीलिए हम कहते हैं कि वी शुड फॉलो द कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिव्स. This is the most important convention in the accounts. It says, do not anticipate a profit but provide for all future expected losses. That means आने वाले प्रॉफिट्स के लिए कुछ नहीं करना है, भूल जाइए, क्योंकि प्रॉफिट होगा, हम प्रोस्पर करेंगे, हम ग्रो करेंगे तो अच्छी बात है. लेकिन आने वाले लॉसेस में, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि मेरा खर्चा हो सकता है तो उसके लिए हमें आज ही प्लान करना है, आज ही से तैयारी करनी है. ऑल द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कन्वेंशन. हम इसलिए रखते हैं डेप्रिसिएशन का प्रोविजन. जब हम चार्ज करते हैं, हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 साल एस्टिमेटेड लाइफ है, तो हम क्या करते हैं, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन में हम शो करते हैं. क्यों ये ऐसा हम करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद मुझे वो मशीन रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए हम आज से ही तैयारी करते हैं. 1-1 लाख रुपए 10 साल तक मेरे पास हो जाएगा, सो दैट आई कैन रिप्लेस. तो मैं तैयारी कर रहा हूँ आने वाले एक्सपेंसेस की, आने वाले लॉसेस को आज ही से उसकी रिकवरी करना शुरू कर दूं. नेक्स्ट इज मेटर्निटी कन्वेंशन. Materiality convention says that only those transactions should be recorded in the books of account separately that can affect the decision of an investor. That means ये कहता है कि अगर मेटीरियल नेचर की है ट्रांजैक्शन तो उसी को रिकॉर्ड करना है. अब एक क्वेश्चन आता है, मेटीरियल है या नॉन मेटीरियल है, ये कैसे पता करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू. हमें कंपेयर करना है
कि सेल का और उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का कितना खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू 100 रुपए है और हमने रिपेयर पे खर्च करा 10 रुपीज, दैट इज 10%, दैट इज very high amount, that is important point that should be recorded separately। वही अगर हमारा रेवेन्यू 100 रुपए है और हमने खर्च करा 1 रुपया रिपेयर के ऊपर, तो दैट इज 1%, दैट इज नॉमिनल, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम 10% रिपेयर पे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है मशीनों के, क्या या तो वो पुरानी है या रिपेयरिंग ज्यादा मांग रही है, तो हमें आगे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो दिस इज द मेटलिटी कन्वेंशन। So thank you very much. You can contact me at this mail ID. Now I hope you have clear understanding of accounting concepts and convention, which is the basic of the accounts. Thank you very much.